नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की महा मैराथन क्लास। साथियों, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ठीक है साथियों, एक जो बात है वो कहना चाहूँगा, समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो कदर नहीं अफसोस कहलाता है। इसलिए साथियों आपको बताना चाहूँगा, समय रहते ही पढ़ाई कर लो। अगर समय बीत गया तो ना ही आप जेआरएफ हो पाओगे, ना ही पीएचडी करने की आपकी इच्छा पूर्ण हो पाएगी। ठीक है साथियों, फिर देर ना करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की टीचिंग एप्टीट्यूड जो हम महा मैराथन क्लास है यूनिट 1 की आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों फिर देर ना करते चलते हैं अपने प्रकरण पर। सामान्य ज्ञान टीचिंग अभ्यर्थी जो होती है हिंदी में टीचिंग, क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो हम यूनिट 1 बाई 1 10 यूनिट की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आते रहेंगे। और महा मैराथन क्लास जितना आप थ्योरिकल पढ़ेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही पहले यहाँ पे पढ़ते हैं। अध्याय 1 में शिक्षण अभिवृद्धि अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो प्रश्नों का विश्लेषण, अवधारणाएं, उद्देश्य, स्तर, स्मृति, समझ और विचार इत्यादि। ठीक है, विद्यार्थियों की विशेषताएं, किशोर वयस्क विद्यार्थी की अपेक्षाएं, सामाजिक भावनात्मक। ठीक है साथियों, इसके साथ में विभिन्न जो है प्रभावक तत्व। ठीक है, शिक्षण सामयिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है साथियों, और जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एक मिनट साथियों, एक मिनट, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा जो ठीक है साथियों, अब ये सही है, इसको हटाना चाहिए, गोला हटा दिया है। ठीक है, हाँ, डन। तो इन सब के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमें शिक्षण अवधारणा की टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। शिक्षण वह अध्यापन का सामान्य अर्थ है, विद्यार्थी को पढ़ाना। ये शिक्षण या अध्यापन का सामान्य अर्थ क्या कहलाता है, विद्यार्थियों को पढ़ाना। वह प्रक्रिया जिसमें ठीक है साथियों, वह प्रक्रिया जिसमें ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें हम एक मिनट साथियों, आवाज सही आ रही है? एक मिनट क्या ठीक है साथियों, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो अब आ गया है कैमरा। ठीक है, वह प्रक्रिया यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें एक शिक्षक विद्यार्थी को नए प्रकार का ज्ञान देने एवं नई बातें सिखाने के लिए उन्हें शिक्षित करता है। ठीक है, शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के कौशल का विकास करना एवं उनके भविष्य या उन्हें भविष्य के लिए योग्य बनाना। यानी कि जो शिक्षण या अध्यापन का सामान्य अर्थ होता है विद्यार्थियों को पढ़ाना। ठीक है साथियों, विद्यार्थियों को पढ़ाना ही शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है। ठीक है साथियों, शिक्षण अभिरुचि का अर्थ क्या है, शिक्षण अभिरुचि क्या है, एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों को पाया जाना ही शिक्षण अभिरुचि कहलाता है।
एक विद्यार्थी, ठीक है, एक शिक्षण जो है अभिरुचि क्या है, शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना ही अभिरुचि कहलाता है। जब तक शिक्षक में यह गुण नहीं होगा तब तक वह विद्यार्थियों को शिक्षित नहीं कर पाए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे अंदर वह गुण नहीं है तो मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ, यही एक अभिरुचि हो गई। ठीक है, शिक्षण एक अनुशासनात्मक सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षण क्या है, एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि शिक्षण में एक समय होगा, एक टाइम टेबल होगी, किस समय हमें क्या पढ़ना है, किस पीरियड में क्या पढ़ना है। तो हमें एक अनुशासन के माध्यम से जो पढ़ना, और क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षण क्या है, कई बार क्वेश्चन आते हैं शिक्षण क्या है, तो जहाँ पे अनुशासनात्मक ज्ञान, जहाँ पर नियम आ जाए वहीं पर एक अनुशासनात्मक हो गया। यहाँ सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षण क्या सामाजिक है, सारी व्यवस्थाएं बनेंगे तो समाज के आधार से। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण एक सामाजिक एवं अनुशासनात्मक सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें एक शिक्षक कम अनुभव वाले विद्यार्थियों के व्यवहार को परिवर्तन करता है। शिक्षक क्या करता है, व्यवहार को परिवर्तित करता है। किसको, जिसको कम अनुभव वाले विद्यार्थियों। तो शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार को समाज की आवश्यकताओं, विचारों के अनुरूप परिवर्तन करने का प्रयास होता है। शिक्षण के माध्यम से क्या होता है, कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है, क्या पढ़ता है कि आपको पढ़ाया तो उसी हिसाब से जाएगा कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तो समाज के आधार से ही बनोगे, समाज की भूमिकाओं के आधार से ही बनोगे। ठीक है साथियों, तो शिक्षण क्या है, शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार को समाज की आवश्यकताओं, विचारों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण एक अनुशासनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। और अभिरुचि क्या है, अभिरुचि शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना ही अभिरुचि कहलाता है। ठीक है साथियों, आगे क्या है, अभिरुचि और शिक्षण क्या है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है अभिरुचि क्या है। अभिरुचि जो होती है कुछ करने की प्रगति क्षमता होती है, और शिक्षण क्या है, शिक्षण एक ज्ञानात्मक एवं शिक्षण क्या है, रचनात्मक ज्ञान एवं प्रस्तुतिकरण की क्षमता। शिक्षण में क्या होता है, रचनात्मक ज्ञान एवं प्रस्तुतिकरण की क्षमता होती है, भविष्य के बारे में वर्तमान की क्षमता। यानी कि अभिरुचि क्या होती है, भविष्य के बारे में बताने की वर्तमान क्षमता। यानी कि कोई भी शिक्षक होता है वो विद्यार्थी को देख के बता देता है कि ये भविष्य में डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, या जो बनेगा, तो वो वर्तमान में ही बता देता है विद्यार्थी के गुणों को देख करके ये भविष्य में आगे बढ़कर क्या बनेगा। ठीक है, एक निश्चित स्तर पर निश्चित प्रकार का कार्य करने की क्षमता का एक घटक होता है। यानी कि निश्चित स्तर पर, यानी कि अगर शिक्षक है, अभिरुचि है शिक्षक में, आप जो है विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो किस लेवल के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, आपके अंदर क्या क्षमता, क्या योग्यता है विद्या। और शिक्षण क्या है, शिक्षण में होता है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का अवसर। शिक्षण में क्या होता है, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का अवसर होता है। शिक्षण विद्यार्थियों की मनोइच्छित गुणों व कौशल का विकास होता है, शिक्षण के माध्यम से ही तो होता है। तो ये सारी क्षमताएं काय के माध्यम, ये अभिरुचि और शिक्षण में अंतर हो गया। ठीक है साथियों, तो अभिरुचि में कुछ करने की प्रकृति होती है, अभिरुचि में वर्तमान भविष्य के बारे में बताने की क्षमता होती है, अभिरुचि में एक निश्चित स्तर पर निश्चित प्रकार से कार्य करने की क्षमता का घटक होता है, अभिरुचि में होता है। ठीक है, आगे क्या है, शिक्षण की परिभाषाएं क्या है, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, शिक्षण की परिभाषाएं क्या है। यानी कि डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निम्न विद्वानों ने, ठीक है, अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी गई। फिलिप्स के अनुसार, जो फिलिप्स थे वह एक वैज्ञानिक, उनके द्वारा शिक्षण वह एक संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। ये किसने दिया है, केंद्रीय तत्व का ज्ञान का संग्रह करना ही शिक्षण कहलाता है। महात्मा गांधी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षण का की जो अवधारणा दी है, शिक्षण में मेरा अभिप्राय बच्चों व मनुष्यों के शरीर, मन और आत्मा के विद्वान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षण कहलाता है। या किसने जो अवधारणा दी, परिभाषा, डेफिनेशन किसने दी है, महात्मा गांधी, M.K. गांधी ने। ठीक है, क्या कहा, शिक्षण में मेरा अभिप्राय, शिक्षण से मेरा अभिप्राय क्या है, महात्मा गांधी क्या कहे, शिक्षण से मेरा अभिप्राय है कि बच्चों व मनुष्यों के शरीर, मन और आत्मा में विद्वान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना। यानी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर सभी गुण विद्वान होते हैं, लेकिन उनका सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। रेमंड ने क्या कहा है, रेमंड, शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था
तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है। शिक्षण के माध्यम से जो प्रौढ़ावस्था यानी कि बचपना से लेकर बुढ़ापे तक जो अपने सामाजिक, आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता, वही शिक्षण कहलाता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों को क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षण में क्या होता है? शिक्षण में विद्यार्थियों को क्रियाशील रहने की अवधारणा प्रदान कर अवसर प्रदान होते हैं। विद्यार्थियों के संवेगों को प्रशिक्षित करती है। शिक्षण क्या कहलाता है? शिक्षण की प्रक्रिया कहलाती है, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करती है। ठीक है, विद्यार्थियों को अपने वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायता प्रदान करती है, उत्प्रेरणा प्रदान करती है, अनेक कारकों से संबंध प्रदान करती, स्थापित करने का जो है संबंध स्थापित करती है। शिक्षण मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास करती है। यानी शिक्षण वह प्रक्रिया है जो जन्मजात यानी कि शिक्षण मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास करती। क्या करती है? शिक्षण के माध्यम से ही होता है, शिक्षा के माध्यम से ही होता है। ठीक है, शिक्षण एक नियंत्रित क्रिया है जिसके द्वारा समूह में व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन घटित किए जाते हैं। यानी कि शिक्षण एक नियंत्रित क्रिया है। शिक्षण क्या है? एक नियंत्रित क्रिया है। ठीक है, जिसके द्वारा ये समूह में व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन जो है परिवर्तन घटित किए जाते हैं, वही शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? शिक्षण के टाइप्स ऑफ जो है टीचिंग कितने प्रकार की होती है? तो टीचिंग कितने प्रकार की होती है? टीचिंग क्या? अधिगम स्तर के टीचिंग, ठीक है, शासन व्यवस्था के आधार पर टीचिंग, ठीक है, उसके बाद में शैक्षिक प्रबंधन की व्यवस्था के आधार पर टीचिंग क्या है? शैक्षिक प्रबंधन की व्यवस्था के आधार पर टीचिंग, उद्देश्यों के आधार पर टीचिंग, ठीक है, उद्देश्यों के आधार पर टीचिंग। उसके बाद में शिक्षण जो है उद्देश्यों के आधार पर टीचिंग, शिक्षण स्वरूप के आधार पर टीचिंग, शिक्षण स्वरूप के आधार पर टीचिंग, शिक्षण स्वरूप के आधार पर टीचिंग। उसके बाद में तुम्हारी क्या गई? क्रियाओं के आधार पर टीचिंग। तो ये विभिन्न प्रकार की जो है शिक्षण होती है। तो इनमें क्या है? उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या है? तो अधिगम के आधार पर क्या हो गई? अधिगम के आधार पर जो टीचिंग हुई तुम्हारी ऑन द बेसिक ऑफ लर्निंग लेवल। ऑन द बेसिक ऑफ लर्निंग लेवल में क्या हो गया? विभिन्न विषयों को एवं उनकी विषय वस्तु से संबंधित मानसिक विमर्श की प्रक्रिया होती है, जिसमें शिक्षण जिसमें शिक्षण के दौरान विभिन्न बिंदुओं का आलोचना होता है, समालोचना होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है इत्यादि संदर्भ में तार्किक विकास किया जाता है। इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की जो अंतर्विनिमय की प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत स्मृति के स्तर पर विद्यार्थियों को समझने रटने की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। विद्यार्थियों से संबंधित विषय का अवबोध के विकास के लिए विषय वस्तु की प्रकृति एवं विभिन्न स्तर पर उनके उदाहरण दृष्टांतों घटनाओं के माध्यम से जो समझाने की प्रक्रिया होती है, उसे अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण को परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि जो विभिन्न प्रकार की क्रिया होती है, यानी कि जैसे कि इसमें क्या लिखा? समालोचना, विश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है, आलोचना, तार्किक विकास, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अंतर्वियम करने की प्रक्रिया जो होती है वो स्मृति यानी कि याद करने की स्थिति जो होती है, उससे संबंधित विषय अवबोध का विकास कि विषय वस्तु प्रकृति उससे विभिन्न स्तर के उदाहरणों यानी कि विभिन्न स्तर यानी कहीं हम घूमने जा रहे हैं, कहीं कुछ है, तो उनको उसके माध्यम से जो हमने समझाने की प्रक्रिया होती है उसे अधिगम स्तर के शिक्षण जो है उसे अधिगम स्तर की का शिक्षण कहते हैं। ठीक है। शासन के आधार पर, शासन क्या हो गया? वर्तमान जैसे दुनिया जैसी प्रचलित है, विभिन्न प्रकार के शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। जैसे निरंकुश शासन, किम जोंग उन है वो निरंकुश शासन है। चाइना की भी वहां पे किसी को हंसने की व्यवस्था नहीं है, तो वहां की या वर्तमान में राज्य व्यवस्थाओं के आधार पर, जैसे भारत में प्राचीन राजवंशों में इसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी कि जो है
अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से रहेगा, पढ़ेगा, जबकि लोकतंत्र एवं शिक्षा प्रणाली की इच्छा अनुसार संचालित होती है। जबकि लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली जनता की इच्छा के अनुसार, यानी जैसी जनता की इच्छा के अनुसार होती है, उसमें कुछ नियम कानून होते हैं, विनियम होते हैं, अधिनियम होते हैं, उसके माध्यम से संचालित किया जाता है। काफी हद तक यह शिक्षा व्यवस्था हस्तक्षेप रहित होती है, क्योंकि जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो हस्तक्षेप रहित है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वरना अगर राज्य व्यवस्था में होती है तो राजा के अनुसार कभी भी कुछ हटाया जा सकता था। तो यह प्रणाली व्यवस्थाओं में शासन व्यवस्था की ओर शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों को निर्धारण किया जाता है और विद्यार्थी किसी भी रूप में अध्ययन के लिए स्वयं एवं वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति इसका स्वरूप है। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वर्तमान में भारतीय शिक्षा पद्धति जो है उसमें कोई चीज परिवर्तन नहीं किया जाती। वो भारतीय जो है शिक्षा पद्धति वर्तमान में जो है वह कैसी है, हस्तक्षेप रहित शिक्षा पद्धति है। इसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं कि जो सिलेबस बन गया वो सिलेबस बन गया, उसे अगर परिवर्तन किया जाए तो विभिन्न प्रकार से माध्यम के द्वारा ही परिवर्तन किया जाएगा, ना कि किसी ने एक आदेश कर दिया बस परिवर्तन। उस पर विचार विमर्श होगा, समिति गठित होगी, फिर जाके कहीं जो है परिवर्तन हो, वो भी जनता के जो लाभ के विपरीत, यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इच्छा, यानी कि जिसमें पब्लिक का लाभ हो रहा उसके आधार से ही शिक्षा व्यवस्था होगी, ना कि इसके विपरीत राजा जो है कहीं और। तो ये व्यवस्था जो है हस्तक्षेप रहित व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्या है, शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर, यानी कि वर्तमान में क्या है, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षण और औपचारिक शिक्षण के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर क्या होता है, इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को औपचारिक शिक्षण, इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और औपचारिक शिक्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है। औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत इसके लिए कुछ जो है बाध्यकारी नियम होते हैं। औपचारिक में क्या बाध्यकारी नियम होते हैं, तुम्हें 9 बजे आना है, जाना है, पढ़ना है, समय से खाना है, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि से संबंधित विभिन्न प्रकार के कोर्स अवधि होता है, उनका वर्गीकरण होती है, उनके व्यवस्थापूर्ण नियोजन होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ डिग्री या व्यवसाय अर्जन करना होता है। जबकि अनौपचारिक में क्या है, अनौपचारिक में क्या होता है, इसमें के अंतर्गत कोई विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त होता है कि तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें 9 बजे उठ के स्कूल में क्लास अटेंड करनी है, फिर होमवर्क करना है, फिर एग्जाम लेना है, ये सारी चीजें इन बाधाओं से अनौपचारिक शिक्षा जो होती है रहित होती है। इसमें कोई समय सीमा, आयु वर्ग या उदारता जैसी कोई चीजें नहीं होती, जैसे प्रौढ़ शिक्षा। और निरौपचारिक शिक्षण में, निरौपचारिक में औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताएं मिली जुली पाई। इसमें ये होता है, स्वतंत्रताओं के साथ कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने की व्यवस्था निरौपचारिक के अंतर्गत आती है। भारत में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू सबसे बेहतर उदाहरण है। निरौपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा वर्तमान में सारी शिक्षा व्यवस्था है जो वर्तमान में है, और अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था क्या है, अनौपचारिक में हम जो लोगों से सीखते हैं वही अनौपचारिक हो गई, इसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होता है। निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था है, ये औपचारिक और अनौपचारिक से मिली जुली पाई जाती है। इसमें कुछ स्वतंत्रताओं के साथ कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था, ये निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था हो गई। ठीक है साथियों, फिर उद्देश्य के आधार पर शिक्षा व्यवस्था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण व्यवस्था को कई शिक्षा विदों ने परिभाषित किया है। ठीक है, लेकिन सबसे प्रमाणिक और प्रचलित सिद्धांत B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शिक्षण के उद्देश्य को ज्ञानात्मक शिक्षण, भावनात्मक शिक्षण और मनोगात्मक शिक्षण के रूप में परिभाषित किया है। ऐसी शिक्षण व्यवस्था जो ज्ञान, आबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन पर आधारित होती है उसे ज्ञानात्मक शिक्षण कहते हैं। परंतु ऐसे शिक्षण जो कि संकल्पना, संगठन, चरित्र निर्माण एवं अनुक्रिया, अनुमूल्यन और ग्रहण के सिद्धांत का अनुपालन करती है, उन्हें भावनात्मक शिक्षण कहते हैं। और मनोगात्मक शिक्षण में शारीरिक और मानसिक शिक्षण दोनों ही समाहित होते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारे आते हैं सारे आते हैं। ठीक है, शिक्षण स्वरूप के आधार पर, यानी कि ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ एजुकेशन। तो इसके अंतर्गत शिक्षण के उद्देश्य, इसके अंतर्गत जो है
शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? साथ में यह आपको बताना चाहूंगा शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं इसमें क्या है, किसी भी विषय का वर्णनात्मक परिचर्चा की जाती है, साथ ही उसके वर्ण द्वारा उस विषय पर जब उस समस्या का निदान खोजा जाता है तो उसे निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, इसके स्वरूप क्या है, जिसके द्वारा संपूर्ण समस्या का किस प्रकार हल निकाला जाए उसके विभिन्न विकल्प रखे जाते हैं, जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण के रूप में रखा जाना। ठीक है, क्रियाओं के आधार पर शिक्षण। क्रियाओं के आधार पर शिक्षण क्या है, इस विषय में विषय वस्तु की भूमिका और प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु की जो भूमिका है प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ हाव भाव आधारित विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शन एवं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को समाहित किया जाता है। यह सबसे प्रभावी और जीवांत शिक्षण विधि में शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक जीवांतता मौलिकता का भाव होता है। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था से विद्यार्थियों के आवाहन क्षमता चिरस्थायी होती है। ठीक है, आगे क्या शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव और टीचिंग। शिक्षण के लिए उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। यदि शिक्षण उद्देश्य परक नहीं होगा तो वह लक्ष्यों की प्राप्ति पूर्ति नहीं कर सकता। लक्ष्यों की पूर्ति यदि नहीं होती तो गतिशील समाज का निर्माण संभव नहीं होगा। शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य सामाजिक एवं, तो शिक्षण के उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का निर्माण और विकास करना, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करना, जीवन शैली को व्यापक बनाना, ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना। ठीक है, ज्ञान की समृद्धि और विकास करना, बौद्धिक एवं मानसिक चरित्र का निर्माण करना, आपसी सहयोग, बंधुता, भ्रातृत्व, सहनशीलता और सृजनशीलता इत्यादि की भावनाओं का विकास करना। शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों, विद्यालय वातावरण प्रबंधन के साथ मिलकर जन भागीदारिता सुनिश्चित करना, विभिन्न परिस्थितियों और स्थितियों के अनुसार कार्यों को संपादित करना। ये क्या है? ये जो है उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य हो गए। तो ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्य, ब्लूम के द्वारा शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो ब्लूम ने शिक्षण तथा निर्देशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया है, जिन्हें 3H भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 3H किसे कहा जाता है? तो ज्ञानात्मक हार्ट, भावनात्मक हैंड, और ठीक है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, ठीक है, और मनोसंचालित। ये तीनों हमारे जो हैं 3H कहलाते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र, ज्ञान, इसका संबंध बौद्धिक क्षमता के विकास में होता है। ठीक है, ज्ञानात्मक आप इसी से समझ सकते हैं, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। ठीक है, जैसे ज्ञान, नॉलेज, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारे ज्ञानात्मक हो गए। भावनात्मक क्या हो गया? ग्रहण करना, ठीक है, प्रत्युत्तर और क्या संगठित करना, निरूपण करना, ये आपके भावनात्मक हो गए। मनोसंचालित क्या है? प्रतिरूपता, हस्तकौशल, ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो गया? भावनात्मक हो गए। परिशुद्धता, अभिव्यक्ति, प्रस्तुतिकरण, ये आपके भाव जो है मनोसंचालित, जो मन के हृदय से चलते हैं, यानी कि कोई हस्तकौशल है तो मन से ही चलेगा ना। इसके बाद में वृक्स एवं गेंगने के द्वारा निर्धारित शिक्षण कौशल, उसको 5 में रखा, इन्हें 5H कहा जाता है। जैसे ज्ञानवर्ती नीतियाँ, ठीक है, बौद्धिक कौशल, संचालित कौशल, अभिव्यक्ति, मौखिक सूचना, ये सारे किसके द्वारा है? वृक्स एवं ग्रेगने के द्वारा निर्धारित कौशल। तो कई बार क्वेश्चन आता है ब्लूम द्वारा कितने कौशलों का निर्धारण है? 3H किसे कहा जाता है? 3H क्या कहा जाता है? 3H का मतलब होता है, क्वेश्चन आया 3H किसे कहा जाता है? ब्लूम द्वारा निर्धारित जो उद्देश्यों को 3H कहा जाता है। वृक्स द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्य कौन है? तो उन्हें 5H कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक। तो शिक्षण का स्तर क्या है? जो है कक्षा की गतिविधियों, ठीक है, कक्षा की गतिविधियों में शिक्षक का क्रियात्मक व्यवहारिक रूप दिखाई देता है। इसे ही शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कक्षा की गतिविधियों में शिक्षा का क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप दिखाई देना ही, क्रिया का क्या? व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप दिखाई देना ही शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो
जब किसी कक्षा में जब शिक्षण का कार्य चल रहा होता है तो हम दो चीजें देखते हैं। पहली या कि कक्षा में शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा होता है, तो दूसरी क्या है, छात्र शिक्षक द्वारा प्रदान किए कार्य को अधिगम लर्निंग के द्वारा नए प्रकार के अनुभव ज्ञान को सीखने के प्रयास करते हैं। अर्थात शिक्षक का प्रयास होता है कि वह प्रभावी शिक्षा प्रदान करे, छात्रों को नए प्रकार के ज्ञान प्रदान करने और उनके व्यवहार एवं व्यक्तित्व बिहेवियर में सुधार लाए। इस प्रकार कहा जा सकता है शिक्षा अधिगम दोनों के एक ही उद्देश्य होते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है शिक्षा एवं अधिगम के क्या उद्देश्य होते हैं। शिक्षा एवं अधिगम के दोनों एक ही उद्देश्य हैं। दोनों का उद्देश्य होता है कि छात्रों के नए प्रकार का ज्ञान प्रदान करना एवं उनके व्यवहार एवं व्यक्तित्व में सुधार लाना ही कहलाता है। ठीक है, आगे क्या है, जैसे का स्तर होना कई प्रकार के होता है, जैसे कि शिक्षक की योग्यता, अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस, प्रकृति शिक्षण, अधिगम वातावरण, परिस्थितियां, शिक्षण के उद्देश्य, लक्ष्य इत्यादि। शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान को निम्नलिखित 3 स्तर निर्धारित किए। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, बोध स्तर एवं चिंतन स्तर। तो स्मृति स्तर कम से कम विचारयुक्त होता है, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, विचारयुक्त और अति विचारिक चिंतन स्तर। तो इनको तीनों को अलग अलग समझने के लिए विस्तृत रूप चाहिए। आगे हम बताते थे स्मृति स्तर क्या होता है। स्मृति स्तर की बात करें जो शिक्षण की सबसे निचला स्तर होता है। इसमें छात्र शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। स्मृति स्तर का शिक्षण कहा जाता है, जिसमें कि रट लेना, सामग्री सूचनाओं को प्रदान करना। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों को पढ़ा देता है। छात्रों को बिना सोचे समझे पुस्तकों को सीधे रट लेते हैं। इस प्रकार के शिक्षण अधिगम में बौद्धिक स्तर का काफी कम होता है। इनका कारण यह है कि ये किसी प्रकार के उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित नहीं होते। इनमें सिर्फ रटने की प्रक्रिया कहलाती है शिक्षण में अधिगम स्तर पे। ठीक है, अधिगम स्तर के आयोजन कहाँ होता है, इसका आयोजन क्या है, जो स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है हमारे, इसका मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्तर के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य मात्र ज्ञान प्राप्त करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, शिक्षक की भूमिका इसमें क्या होती है, इसमें सफल बनानी, इन्हें सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण करने की भूमिका होती है। विषय वस्तु की प्रकृति और उसका प्रस्तुतिकरण, इसमें क्या होता है, विषय वस्तु को चुनने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विषय वस्तु को पूर्णतः व्यवस्थित रूप से छात्रों को सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसे उन्हें अपनी बौद्धिक शक्ति का ज्यादा बल ना लगाना पड़े। छात्रों की भूमिका, इसमें छात्रों की भूमिका तुलना में छात्र की भूमिका काफी निम्न होती। कक्षा में अध्यापक द्वारा दिए गए ज्ञान को एक मूर्ख दर्शक, यानी कि जो बता दिया उसे ही रट लिया, इसमें कोई दूसरा काम नहीं है। ठीक, मूर्ख दर्शक के रूप में बैठकर ग्रहण करता है। जो शिक्षक से नोट कराता है उन्हें सीधे वह रट लेता है। शिक्षण की विधियां की प्रकृति इसमें जो है होती है, शिक्षण या केंद्रीय विधियों को अपनाया जाता है। इसमें एक तरफा बोलता रहता है, उसे इस बात से कोई परवाह नहीं होती कि छात्र उसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। कक्षा का वातावरण और संसाधन, स्मृति स्तर के शिक्षण में कक्षा का वातावरण को सफल बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों, सहायक सामग्री, अन्य तकनीकों का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। परीक्षण और मूल्यांकन, इस स्तर के शिक्षण अधिगम में परीक्षण और मूल्यांकन की कोई विशेष प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। इसमें छात्र ने रटकर क्या ज्ञान प्राप्त किया मात्र यह देखा जाता है। ठीक है साथियों, अगला स्मृति स्तर के गुण क्या हो गए, दोष क्या है। तो इसमें गुण क्या होता है, शिक्षक की प्रधानता, इसमें क्या होता है, यह शिक्षण यानी अधिगम शिक्षण जो है शिक्षक प्रदान होता है। यह अधिगम क्या होता है, शिक्षक प्रदान होता है। इसमें शिक्षक के द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है, उसकी पूरी स्वतंत्रता होती है। छोटे छोटे बालकों के लिए उचित होता है। छोटे कक्षा जो है 5th क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए जो है स्मृति स्तर का शिक्षण होता है। एक दूसरे को बुलाकर पहाड़े सुनाकर, इस प्रकार की होती है। आपने देखा होगा 5th क्लास में गोला बनाकर बच्चों को कहते हैं आप बोलो, साथ में शिक्षक टीचर बैठा रहता है और बच्चे बोलते रहते हैं। उनको इस प्रकार का अधिगम रहता है। साधनों की कमी का ना खटकना, यानी कि वर्तमान में प्राइमरी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी नहीं है और क्लासरूम नहीं है, लेकिन वहाँ पे साधनों की समस्या नहीं होती। 1st क्लास वालों से कह दिया आप जाओ जो है कविता याद पहले पढ़ा दिया, उसके बाद में रटने के लिए सारे बच्चे एक साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं। अन्य स्तरों के अधिगम में सहायक है, यानी स्मृति स्तर का जो होगा सूचनाएं, छात्र सूचनाएं जो प्रदान करेंगे उसके दिमाग में बिठा लेता है, उन्हें आगे चिंतन एवं बोध करने में लाभ मिलता है। ठीक है साथियों,
तो इसमें गुण क्या होता है, ज्ञान की विस्मृति होती है, आदमी जो है जो याद किया वो अधिक समय तक नहीं रह पाता है और ज्ञान की विस्मृति हो जाती है, व्यक्ति भूल जाता है। व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति में सहायक नहीं होता है, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान में सहायक नहीं होता है। मानसिक शक्तियों के विकास के लिए अनुपयोगी होता है, क्योंकि इसमें मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता। अनुशासनहीनता की समस्या पैदा हो जाती है इसमें, अनुशासनहीनता की, क्योंकि शिक्षक द्वारा एक तरफा ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे छात्र निष्क्रिय रहते हैं, इसकी वजह से उनमें अनुशासनहीनता का बढ़ावा मिलता है। ठीक है साथियों, अगला क्या, अनुशासनहीनता की समस्या पैदा हो जाती है। नीरस में बेझिल वातावरण, इस स्तर पर अधिगम जो शिक्षण अधिगम शिक्षक तथा विषय प्रदान होता है, इसलिए छात्रों को अंतःक्रिया का अवसर प्रदान नहीं होता, इस वजह से वो नीरस बेझिल वातावरण जन्म लेगा, इसलिए सफल अधिगम नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, समाज अथवा बोध स्तर, ठीक है, इसमें क्या है, शिक्षण अधिगम का स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है, इसमें स्तर में शक्तियां विकसित होती हैं, स्मृति स्तर से अधिक होती हैं। जहां स्मृति स्तर पर शिक्षण अधिगम केवल स्मृति पर आधारित हो, यहाँ पर कुछ बोध रटने के साथ साथ में समझ के लिए भी बल दिया जाता है। इसमें क्या, समझ स्तर पर शिक्षण अधिगम का आयोजन, यानी कि जो समझ स्तर पर शिक्षण का आयोजन में क्या किया, अधिगम जो है आयोजन किस प्रकार किया जाता है, सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बिंदुओं की सहायता मिलती है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को नियम सिद्धांतों आदि की पूरी समझ को विकसित करना होता है। ठीक है साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। और इस प्रकार से यूजीसी नेट की महामैराथन सभी जो है यूनिट्स की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन, आपका एक लाइक करना शेयर करना हमें थोड़ा सा उत्साह प्रदान करेगा। ठीक है साथियों, कहाँ पे थे हम, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों के नियमों सिद्धांतों आदि की पूरी समझ विकसित करता है। अध्यापक की भूमिका इसमें, अध्यापक उतना स्वतंत्र नहीं होता है जितना स्मृति स्तर में होता है। विषय वस्तु प्रकृति और प्रस्तुतिकरण अलग अलग होता है। छात्रों के ज्ञान में वृद्धि के साथ उनमें सूझबूझ का समय भी विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद छात्र की भूमिका भी रहती है इसमें। स्मृति सक्रिय में केवल रटकर प्राप्त किया जाता है, बल्कि इसमें सूझबूझ समय और ज्ञान को विकसित करने में मानसिक शक्तियों का विकास करना भी होता है। इसके अतिरिक्त प्रयोग किया जाता है शिक्षण विधियों की प्रकृति जो होती है, शिक्षण छात्रों में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ उनमें विभिन्न नियमों सिद्धांतों को भी कराया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, कक्षा 8 में जो विद्यार्थी हों, जैसे पहले सवाल देते हैं, फिर उनको 2 से भाग करना, 3 से भाग करना, मल्टीप्लाई करना, उन्हें बताना, फिर समझाना, इस प्रकार वो आगे बढ़ते रहते हैं। कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ये लेवल अच्छा रहता है। ठीक है, कक्षा का वातावरण, संसाधन, इनमें सहायक सामग्रियों अन्य तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। परीक्षण एवं मूल्यांकन व्यवस्था इसमें स्मृति स्तर से अधिक, इसमें क्या है, मौखिक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है और लिखित भी होता है। इसका मूल्यांकन विभिन्न विधियों द्वारा अपनाया जाता है। समझ स्तर के गुण व दोष क्या है, इसमें मानसिक शक्तियों में विकास में सहायक होती है। गुण में क्या, मानसिक शक्तियों के इसमें बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है और सोच समझकर लिखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिंतन स्तर में, अधिगम स्तर में सहायक होते हैं। स्थायी प्रभावशाली ज्ञान में सहायक होते हैं। ठीक है, उसके अधिगम कार्य को रुचिकर एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं, यानी इनमें दोनों मिला जुला होता है। ठीक है, आगे क्या है, अभिप्रेरणा, इसमें दोष क्या है, प्रेरणा या स्रोत बाह्य होना, यानी बौद्ध स्तर पर शिक्षण अधिगम छात्रों की प्रेरणा का स्रोत बाह्य होता है, जिसकी वजह से उन्हें सीखने में पहल करते हो, उनमें स्वयं अपने प्रयासों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का विकास होता है। आवश्यक स्वतंत्रता का प्रोत्साहन का अभाव, ठीक है, इसमें आवश्यक स्वतंत्रता एवं प्रोत्साहन का अभाव होता है। नियंत्रित व नियोजित होते हैं, इनमें छात्र एक दूसरे के सीमित दायरे में रहना पड़ता है। इसमें छात्रों को अपनी रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग की स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है, उच्च बौद्धिक क्षमताओं के विकास में असहायक होते हैं, इसमें ज्यादा उच्च बौद्धिक शक्तियों में असहायक नहीं होते हैं। ठीक है, छात्र केंद्रित ना होना, ये छात्र केंद्रित नहीं होता, ये सबसे बड़ा दोष यही है। ठीक है, अगला क्या है, विचारात्मक स्तर। बौद्धिक शक्तियों के उपयोग की दृष्टि से शिक्षण अधिगम का यह स्तर सबसे उच्च माना जाता है। इस स्तर के छात्रों को अपनी मानसिक शक्तियों के विचार पूर्ण रूप से अवसर प्रदान होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, चिंतन मनन की स्थिति का उपयोग करते हैं, सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें फिर भी स्वतंत्र रूप में चिंतन एवं विकास के
निष्कर्ष निकालने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। छात्र स्वयं इन विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की समीक्षा भी कर सकते हैं। वे अपनी मौलिक समस्याओं के समाधान में इनका उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, विचारात्मक स्तर पर शिक्षण अधिगम का आयोजन, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इनमें, स्वतंत्र चिंतन मनन के अवसर प्रदान करना। ठीक है, उसके साथ में क्या है, शिक्षक की भूमिका इसमें क्या होती है, शिक्षक की भूमिका शिक्षण को सफल बनाने की होती है। ठीक है, विषय वस्तु प्रकृति के आधार पर शिक्षण अधिगम विषय वस्तु नियोजित, निर्धारित, व्यवस्थित नहीं होती बल्कि परिस्थिति जन्य होती है। ठीक है, इसके साथ साथ में इसके छात्र की भूमिका क्या है, छात्र की भूमिका जो होती है इसमें शिक्षण अधिगम पूरी तरह से छात्र केंद्रित होता है। छात्र केंद्रित, इसमें बाह्य प्रेरणा स्थान के आधार आंतरिक प्रेरणा पर बल दिया जाता है। शिक्षण की विधियों की प्रकृति होती है, अधिगम ऐसी विधि अपने बल दिया जाए जिससे छात्रों को स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में लगाया जा सके। कक्षा का वातावरण जो होता है चिंतन, सृजनात्मकता तथा समस्या समाधान जैसी समस्याओं के विकास पर हो सके। परीक्षण का मूल्यांकन, शिक्षण जो है इसमें परीक्षण का मूल्यांकन विश्लेषण प्रणाली द्वारा अपनाया जाता है। इसके गुण क्या है, इसके गुण क्या है, मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होता है। इसमें मानसिक शक्तियों के विकास में यह सहायक होता है। कक्षा के वातावरण को अधिक उपयुक्त बनाने में सहायक होता है। इसमें सरल, सजीव तथा प्रेरणादायक होता है। छात्रों को समस्या समाधान की जो परिस्थितिजन्य समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास होता है। शिक्षण उद्देश्य के प्रति सहायक होता है। ठीक है, सभी विषयों को विषय वस्तु के उपयुक्त माना जाता है। चिंतन स्तर का शिक्षण अधिगम विद्यालय के सभी विषयों तथा सभी प्रकार के विषय वस्तुओं के लिए उपयुक्त या उपयोगी सिद्ध होता है। इसके गुण क्या है, इसमें छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त होता है। जो 5th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 1 से 5 तक, इनके लिए अनुपयोगी होता है। ठीक है, शिक्षक के ऊपर अतिरिक्त बोझ होता है। इसमें शिक्षक के ऊपर अतिरिक्त बोझ होता है। इनका कारण होता है शिक्षक की अपेक्षाएं काफी बढ़ जाती है। छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ कई अन्य उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। ठीक है, सभी विषयों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं होता। केवल चिंतन स्तर के अधिगम शिक्षण में सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। केवल इनमें समस्या समाधान विधि, खोज विधि आदि ज्ञान प्राप्त करना संभव होता है। छात्रों के लक्ष्य से भटकने की ज्यादा आशंका होती है। ठीक है, इसमें छात्र अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिसका सीधा संबंध शिक्षण से है। शिक्षा क्या है, का सीधा संबंध शिक्षण से है। वह समाज में रहकर ही अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना, बिना समाज के वह नहीं रह सकता। इसी कारण यह समाज के बिना शिक्षण कार्य नहीं किया जा सकता। शिक्षण को एक सामाजिक क्रिया माना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है शिक्षण क्या है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया है। साधारण बोलचाल में शिक्षण का अर्थ औपचारिक अक्षर ज्ञान संबंधी शिक्षण देना। इसमें स्कूल, कॉलेज के माध्यम से बताया और सिखाया जाता है। अथवा शिक्षण व्यवहारिक महत्व की दृष्टि केवल विकास और सीमित उद्देश्यों की पूर्ति कर ही संभव रहता है। ठीक है, इसमें शिक्षण एक शिक्षा क्या है, शिक्षा प्रदान करने का साधन है जिसमें विद्यार्थियों को ज्ञान मिलता है। शिक्षण क्या है, शिक्षा प्रदान करने के साधन जिससे विद्यार्थियों को ज्ञान मिलता है, जिससे वो कुशल बनते हैं, व्यक्तित्व सफल बनते हैं। उनके परंपरागत रूप में शिक्षा का लगाया जाए, जिसमें एक शिक्षक कक्षा में जाकर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। लेकिन आजकल शिक्षा का यह अर्थ बदल चुका है। आजकल यह माना जाता है कि यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको कक्षा में जाना जरूरी है। ठीक है, ये कई सारी चीजें रहती हैं, विशेषताएं इनकी हो गई। शिक्षण के माध्यम से व्यक्ति का अपना ही विकास नहीं होता बल्कि वह सामाजिक सांस्कृतिक विकास के ऊपर के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इसका व्यापक अर्थ हम कह सकते हैं शिक्षण ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षण क्या है, कई बार क्वेश्चन आया शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। शिक्षण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण में प्रत्येक अनुभव में उनके भंडार में वृद्धि होती है। ठीक है, अभी माना जाता है शिक्षण का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए किए गए प्रयासों से हो सकता है। शिक्षण एक सामाजिकरण का साधन भी है तथा दूसरी तरफ सामाजिकरण का दायित्व बोध भी है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता रहे। शिक्षण विकास का वह क्रम है जिसमें व्यक्ति स्वयं धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के पहलुओं को सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि सभी के द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, यही है शिक्षण की विशेषताएं। ज्ञान प्रदान करना, शिक्षण की क्या विशेषताएं। शिक्षण वह प्रक्रिया जो शिक्षा के 3 मुख्य घटकों विद्यार्थी, विषय वस्तु और संबंधित स्थापित करती है। इसके माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थियों पाठ्य सामग्री को एकत्रित करता है। इसकी सहायता
से शिक्षक शिक्षण में तथा विद्यार्थी अधिगम में क्रियाशील बनते हैं। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं इस प्रकार हैं। क्या है? ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण में क्या है? विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना, अधिगम उत्पन्न कराना। ठीक है। शिक्षण एक स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं, शिक्षण एक निश्चित उद्देश्य होता है। स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं, शिक्षण क्या है? एक स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। कई क्रियाओं का मिश्रण। शिक्षण क्या है? कई क्रियाओं का मिश्रण होता है, जैसे विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, व्याख्या, विप्रेरणा, कई प्रक्रियाओं का मिश्रण होती है। ठीक है। शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षण क्या है? एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों कैसे है? कि शिक्षण में की प्रकृति विज्ञान प्रदान होती है और कला प्रदान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही शिक्षक के गुण विद्वान होते हैं, वे विभिन्न प्रकार की कलाओं से बच्चों को निखार लेते हैं, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है शिक्षण एक कला और विज्ञान प्रदान भी है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि शिक्षण क्या है, तो उसमें ऑप्शन होते हैं जटिल एवं सामाजिक प्रक्रिया, क्रियाओं का मिश्रण, स्वतंत्र क्रिया, शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों। तो इसमें ऑप्शन है शिक्षण क्या? स्वतंत्र क्रिया नहीं है। शिक्षण स्वतंत्र क्रिया नहीं, यही क्वेश्चन सही होगा। या आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए जटिल सामाजिक प्रक्रिया है या नहीं है, या उपयुक्त में से दोनों सही है, समावेशन करो। शिक्षण क्या? क्रियाओं का मिश्रण है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त सही है, बी सी। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन जो है चीजों को याद रखिए। शिक्षण कला विज्ञान दोनों है। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण जो है विषय वस्तुओं का मिश्रण भी है। ठीक है साथियों। आगे क्या है? शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का प्रतिफल है, यानी कि जितना अध्यापक पढ़ाएगा उसका प्रतिफल है। शिक्षण प्रक्रिया प्रतिफल है। ठीक है। आगे क्या है? शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया। शिक्षण क्या है? व्यावसायिक क्रिया। टीचिंग क्या है? व्यावसायिक क्रिया। शिक्षक शिक्षण के माध्यम प्रगति करता है, उसके विकास की जांच करने में सहायता है। शिक्षण एक वैज्ञानिक रीति से अवलोकन एवं विश्लेषण किया जाता है। शिक्षण का वैज्ञानिक रीति से अवलोकन एवं विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या है? शिक्षक के द्वारा शिक्षक व्यवहारिक विद्यार्थी ज्ञान संबंधी परिवर्तन करने लाता है। इसके आधार पर ही विद्यार्थियों के ज्ञान एवं विकास में परिवर्तन करता है। विभिन्न शिक्षण विभिन्न क्रियाओं को संगठित प्रणाली है। शिक्षण क्या है? विभिन्न क्रियाओं की संगठित प्रणाली। कैसे? जिसमें भौतिक, सामाजिक वातावरण, उचित पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण साधनों द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। इस प्रकार शिक्षण क्या है? विभिन्न क्रियाओं की संगठित प्रणाली भी है। शिक्षण एक पारस्परिक अंतः क्रिया है, यानी कि शिक्षण पारस्परिक अंतः क्रिया कैसे कहती है? शिक्षण विद्यार्थियों एवं शिक्षक के बीच संपन्न होने वाली ऐसी अंतः क्रिया जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करती है। शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त होती है। इसमें शिक्षण कौशल क्या होते हैं? इसमें विधियों का प्रयोग करना, सारी चीजें, सारे कौशल सिखाए जाते हैं। शिक्षण क्या है? विभिन्न शिक्षण कौशलों से एक विशिष्ट कार्य है। शिक्षण एक संप्रेषण कौशल की प्रधानता। शिक्षण में दो लोगों के माध्यम आपस में जो संपर्क स्थापित होता है वो उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो शिक्षण एक संप्रेषण कौशल की प्रधानता भी कहलाती है। शिक्षण संप्रेषण कौशल की प्रधानता होती है। शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है। शिक्षण कई बार क्वेश्चन आ सकता है। वर्णन के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, निर्देशन के माध्यम से, शिक्षण विधियों के माध्यम से, औपचारिक माध्यम से, अनौपचारिक माध्यम से शिक्षण विविध रूपों से संपन्न हो सकता है। सीखना कई प्रकार से सीखा जा सकता है, कई प्रकार से। शिक्षण की मूल अपेक्षाएं क्या होती है? शिक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक तथा कलात्मक दोनों ही होती है। शिक्षण बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। इसकी मूल आवश्यकताएं इस प्रकार है। नंबर 1, शिक्षण विधियों विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण छात्रों की जिज्ञासा उत्पन्न करता है। शिक्षण के माध्यम से वर्तमान भावी जीवन के निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षण क्रियाओं के द्वारा अध्यापक शिक्षण की विभिन्न बातों को परिचित करता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों को भावनात्मक, ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक दोनों पक्ष समझने की सहायता मिलती है। शिक्षण क्रियाएं अनुदेश का निर्माण करने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्ति को विकसित किया जाता है तथा इसमें विद्यार्थियों के नवीन ज्ञान की खोज, नवीन चिंतन का आविष्कार करने में सक्षम बनाते हैं। ये सब काय के माध्यम से होता है? शिक्षण के माध्यम से होता है। शिक्षण के माध्यम से क्रियाओं सीखने की परिस्थिति उत्पन्न करता है। शिक्षण विद्यार्थियों की क्रियाशीलता, संगठन क्षमता एवं व्यवहारिक गुणों का विकास करता है। शिक्षण के माध्यम से प्रतिशिक्षण, अनुदेशन आदि क्रियाओं का विकास होता है। शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी उत्तम नागरिक,
उत्तम नागरिक के गुण विकसित होते हैं। शिक्षण के माध्यम से ही उन्हें उनकी कमजोरियों को पता लगाया जाता है, उसके माध्यम से उन्हें दूर किया जाता है। शिक्षण के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास का माध्यम होता है। शिक्षण के माध्यम से ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया जिसमें संवेगों को प्रशिक्षित करता है और सामाजिक संयोजन में सहायता मिलती है। क्या है, सब शिक्षण के माध्यम से होता है। शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या होती हैं? साथियों, जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया, साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा शिक्षण की विशेषताएं। तो शिक्षण की शिक्षार्थी की विशेषताएं। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण कौशल में सुनियोजित एवं समन्वित ढंग से कार्य करते हैं। भावी शिक्षक को इन कौशलों के बारे में जानकर एवं प्रशिक्षित होना चाहिए। इस दिशा में प्रथम कदम इस रूप में उनकी पहचान रखनी आवश्यक है। इसलिए विभिन्न शिक्षण कौशलों का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाना चाहिए जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में 13 शिक्षण कौशलों का विवरण है। ठीक है, 13 शिक्षण कौशलों का विवरण क्या है? पूर्ण संप्रेषण, ठीक है, पूर्ण संप्रेषण, उद्दीपन परिवर्तन, उच्च स्तरीय प्रश्न समीपता, छात्र ज्ञान परिवर्तन, विन्यास प्रेरणा, नियोजित पुनरावृत्ति, व्याख्यान, पुनर्बल, खोज, प्रश्न पूछना, विकेंद्रित करना, विकेंद्रित प्रश्न और दृष्टांत देना। जो फ्लेंडर्स ने यह शिक्षण कौशलों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। इस निमित्त उन्होंने कक्षा शिक्षण कार्य को 2 भागों में विभाजित, सुनना और कथन। भारत में इस दिशा में अनुसंधान के कार्य का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT ने एक टीचर एजुकेशनल काउंसलिंग नामक फ्रेमवर्क को निर्मित कर शिक्षण अभ्यास को कम करने वाले कौशलों का वर्गीकरण किया। बड़ौदा विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज में डॉक्टर V.K. पासी, M.S. भट्टाचार्य एवं अब्राहिम ने शिक्षण को निम्नलिखित 12 कौशल बताए। समीपता का प्राप्त करना, शिक्षण के कौशल जो समीपता का प्राप्त करना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों के कार्यों को प्रोत्साहन करना, पुनर्बल यानी कि रटने की पुनः करने की, ठीक है, मनो अतः अशाब्दिक अंतःक्रिया करना, उद्दीपन परिवर्तन करना, अनुदेशन देना, पाठ्यस्थापना करना, प्रश्नों को प्रवाहशीलता करना, खोजपूर्ण प्रश्न व्याख्या करना और दृष्टांत देना। ये सारे जो हैं NCERT और बड़ौदा विश्वविद्यालय के सेंटर, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सेंट्रल बड़ौदा विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज में कितने कौशलों का परिवार जो है बताया गया है? तो 12 कौशल। ठीक है। अधिगमकर्ता से यह हमारा तात्पर्य उस बालक या व्यक्ति से होता है जिसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। सकारात्मक व्यवहारिक परिवर्तन के लिए अधिगमकर्ता अपने पूर्व अनुभवों का सहारा लेता है तथा कुछ बातें अपनी परिपक्वता यानी कि जो उसके अंदर अनुभव हुआ है उसके आधार पर सीखता है। प्रायः अधिगमकर्ता विद्यालय परिवेश में एक ऐसा अपरिपक्व बालक होता है जो अभी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण कर रहा ताकि भविष्य में प्रबुद्ध नागरिक बन सके। किसी भी विचार, क्रिया एवं कार्य का सीखना अधिगमकर्ता के बुनियादी गुणों एवं विशेषताओं पर निर्भर करता है। एक अधिगमकर्ता के इन गुणों एवं विशेषताओं का संक्षिप्त में उल्लेख निम्नलिखित बिंदुओं से किया जा सकता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो इसमें क्या है, एक अधिगमकर्ता के इन गुणों एवं विशेषताओं का संक्षिप्त में उल्लेख निम्नलिखित बिंदुओं पर किया जाता है। किसी भी विचार प्रक्रिया को सीखना अधिगमकर्ता के बुनियादी गुणों एवं विशेषताओं पर निर्भर करता है। तो मूल प्रवृत्तियां, सहयोग, स्थायी बालक वृद्धि, विकास, प्रेरणा, आदत एवं थकान। ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य चीजें भी आ जाती हैं। किशोर एवं वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं वंशानुक्रम वातावरण में हो जाता है। ठीक है। तो वंशानुक्रम क्या होता है? समानता, विभिन्नता, प्रत्यापन, ये सारी चीजें वंशानुक्रम में हो जाती हैं। ठीक है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया पिता के द्वारा सारी चीजें प्राप्त होती है। ठीक है। इसके अधिगमकर्ता बालक के वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक लक्षणों का प्रकाश, बौद्धिक योग्यताओं का प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण में क्या हो जाता है? वातावरण में अगर व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है, चारों ओर नीचे वातावरण, तो पृथ्वी हो गई वातावरण मानव के चारों ओर फैला
हुआ परिवेशी वातावरण कहलाता है। वातावरण का प्रभाव बच्चों के बालक का बहुमुखी प्रभाव होता है, शारीरिक वृद्धि में विकास करता है, मानसिक विकास करता है, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करता है, प्रजाति के गुणों का प्रभाव करता है। तो शिक्षार्थियों वातावरण का ये प्रभाव करता है। शिक्षार्थियों वंशानुगत प्रभाव का महत्व क्या, यानी कि बालक में सीखने की प्रवृत्ति का होना होता है। शिक्षा योजना समृद्ध होती है, बालकों का मूल वर्तमान प्रवृत्तियों में अंतर होना होता है। वातावरण में बालक को पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है, यानी जैसा जहाँ व्यक्ति बालक होगा वैसा उसका प्रभाव पड़ जाता है। अंग्रेजों के बच्चे अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही सीख जाते हैं। वैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में हम हिंदी सीख जाते हैं। बालक का सांस्कृतिक चारित्रिक पृष्ठभूमि का समलग्न, यानी जो भारत देश भूमि अनेकता में एकता का प्रभाव होता है। अगर वहीं आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश चले जाओ तो वहाँ वैसा होता है। अमेरिका चले जाओ तो वहाँ का सांस्कृतिक विकास अलग तरीका से हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक विकास होता है। बच्चों को संबंधित वातावरण पढ़ने वाली क्रियात्मक की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि गरीब बच्चा को उसे पूरे संसाधन नहीं मिल पाते तो कहाँ पढ़ पाता है। अतः कहा जा सकता है ये वातावरण का चारों तरफ से बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां उद्देश्य भी अलग हो गए संवेदों की अर्थ। ठीक है, इसके बाद में शिक्षार्थियों की वृद्धि हो जाती है, चारित्रिक विकास हो जाता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चारित्रिक विकास बहुत उपयोगी होती है। आदत क्या होती है, जो काम निरंतर अपनी इच्छा से लोग कर लेते हैं तो वही चीजें अलग तरीके से कोई और करता है। ठीक है साथियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे लगातार अगला वीडियो लेकर आते रहेंगे। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ठीक है, आगे की हम मैराथन वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।